कैसे हो मासूम बच्चों? तो रीनीट 2024 इसका सॉल्यूशन जो है बच्चों वो अपन आज करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो चैनल है बच्चों अपना, इस चैनल पे आपको पीवाईक्यूज नीट के मिल जाएंगे। ईयर 2000 से लेके 2024 तक के सारे पीवाईक्यू इस चैनल पे मिल जाएंगे, उनको बहुत अच्छे से देखें। जेई मेंस के बहुत सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, उनको भी अच्छे से देखें। और फिजिक्स पढ़ो अपना जो ऐप है उसको जरूर इंस्टॉल करें। उसमें बहुत ही अच्छा एक कोर्स अवेलेबल है जिससे आप जेई मेंस और नीट की तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 45 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, तो वो क्वेश्चंस जो हैं साथ में सॉल्व कीजिए। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको एग्जाम में लगभग 1 से 1.5 मिनट चाहिए, वो यहाँ पे मिलेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप साथ में क्वेश्चन पढ़िए, कोशिश कीजिए साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें और वीडियो पॉज करते चलें, ताकि नहीं आए तो आप मेरा सॉल्यूशन देख लें कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ने बोला है कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है ये। व्हेन अ मैग्नेट बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड b। बच्चों मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। क्या होती है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा या माइनस एम डॉट बी बोलते थे। बच्चों यहाँ पे cos थीटा की जगह आप एक्चुअली cos 90 लिख सकते हो, क्योंकि परपेंडिकुलर लंबवत बोला हुआ है। cos 90 जीरो हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड आ जाएगा कि एनर्जी हो जाएगी जीरो। चलिए बच्चों, रीनीट 2024 में सेकंड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड का था, मैग्नेटिज्म का था। सेकंड क्वेश्चन किसका दिख रहा है? आरपीएम वगैरह, सर्कुलर मोशन या रोटेशन में से किसी का है। क्या बोला गया है? A bob is drilled in a horizontal circle by means of string with initial RPM 10। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में घुमाया जा रहा है, ओमेगा इनिशियल हमें 10 आरपीएम दिया हुआ है, चक्कर प्रति मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज क्वाड्रपल्ड, अब टेंशन या तनाव को कितना कर दिया है? 4 गुना कर दिया है। वाइल कीपिंग रेडियस कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट है, तो बच्चों आपको नई स्पीड बतानी है। बच्चों क्षैतिज वृत्तीय गति या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ये जैसे कोई रस्सी है, इसे आप घुमा रहे होगे तो अंदर की तरफ टेंशन या तनाव लग रहा होगा, बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा होगा, तो टी की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर बोली जा सकती है। अब क्वेश्चन ने बोला है रेडियस कांस्टेंट है, त्रिज्या वो सेम बोल रखी है, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? टी समानुपाती ओमेगा स्क्वायर, टी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। अब टेंशन अगर तुमने 4 टाइम्स कर दी है तो ओमेगा को डबल करना पड़ेगा, तभी तो डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स होगा। या ऐसे लिख सकते हो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू रूट टी, और टी की जगह तुमने 4 टाइम्स लिख दिया तो ओमेगा कितना हो जाएगा? डबल। ओमेगा हो जाएगा डबल, और ओमेगा डबल हो गया तो पहले ओमेगा कितना दिया हुआ था बेटा जी? 10 आरपीएम। अब डबल हो गया, डबल होके कितना हो जाएगा? दुगना होके कितना हो जाएगा? 20 आरपीएम हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाना चाहिए मासूमों, ठीक है क्या? तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन बच्चों। तीसरा क्वेश्चन, बोलिए। थर्ड क्वेश्चन में अपने को बोल रखा है कि मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, क्यूब है क्यूब, क्यूब की साइड कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, विद चार्ज 6 माइक्रोकूलम, द सरफेस चार्ज डेंसिटी। बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व चाहिए, बच्चों अपने को सिग्मा चाहिए। सिग्मा होता है चार्ज, और वो चार्ज कितने एरिया में है? आवेश बटा क्षेत्रफल। चार्ज कितना दे रखा है? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो। बच्चों एरिया कितना होता है? बच्चों क्यूब जो होता है ना, इसको क्यूब कहते हैं। पर ये अपने को क्यूब दिख रहा है, ये क्यूब दिया हुआ है, और ये जो क्यूब है, ये जो घन है, इसकी 6 सतहें होती हैं, 6 सरफेसेस होती हैं। एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो 6 सरफेस का एरिया 6 ए स्क्वायर होगा, इसलिए इसे 6 और ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। आंसर आना चाहिए 10 की पावर माइनस 6, और भुजा का स्क्वायर, भुजा या साइड है 5/100 का स्क्वायर। 5/100 को आप 1/20 लिख सकते हो। 20 का स्क्वायर ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यानी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 को अगर ध्यान से देखें तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। क्या हम इसे 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं? यूनिट कूलम
पर मीटर स्क्वायर वो यूनिट भी दे रखी है, इकाई भी दे रखी है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फिर से मैग्नेटिज्म का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैग्नेटिज्म। द इनकरेक्ट रिलेशन। बच्चों जरूर क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो हमेशा अंडरलाइन कर लें कि क्या हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, कौन सा गलत ऑप्शन है, कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये हमें बताना है। कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। बच्चों डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये मटेरियल्स तुम्हें पता होनी चाहिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं अपन, जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें इंडक्शन होता है ना, मतलब प्रेरण आता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड विपरीत दिशा में आता है, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो अगर आपको पता हो कि डायमैग्नेटिक के लिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, एक्स की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। ये मेरे को पता है एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। एक्स आपको ये बताता है, ये जो एक्स है, काई है, ये आपको बताता है कि प्रेरण किस दिशा में हुआ, ये आपको बताता है कि इंडक्शन किस डायरेक्शन में हुआ। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में सेम डायरेक्शन में इंडक्शन होता है, इसलिए एक्स पॉजिटिव होता है ना। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, आई बराबर एक्स एच। उससे मेरे को ये याद है, तुम भी ऐसे ही याद रखो, समझ समझ के याद रखो ताकि कुछ डाउट ना हो। तो ये तो भाई सही है, मतलब ये तो ट्रू है, मतलब ये आंसर नहीं आएगा, अपने को तो फॉल्स बताना है। दूसरा बताइए, एक मेरे को फॉर्मूला याद था कि म्यू आर की वैल्यू ना 1 प्लस एक्स के बराबर होती है। अगर एक्स नेगेटिव कर दूंगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव डालूंगा तो म्यू आर की वैल्यू ना 1 से छोटी आ जाएगी, 0 से 1 के बीच में। ये टू भी ट्रू ऑप्शन है, ट्रू, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। बच्चों म्यू रिलेटिव का आंसर आता था। म्यू रिलेटिव का जो अपने पास फॉर्मूला होता था वो होता था म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू रिलेटिव का फॉर्मूला होता था मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वैक्यूम का। अब म्यू आर की वैल्यू मैंने कितनी बताई आपको? 1 से लेस। अगर ये 1 से लेस है तो इसको मैंने लेस देन 1 लिख दिया, तो म्यू लेस देन म्यू नॉट। बच्चों ये भी ट्रू है। अब ये तीनों अगर ट्रू हो गए तो बच्चों यही फोर्थ ऑप्शन है, यही इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन आ गया है। और वैसे भी मुझे पता था कि म्यू आर 1 से छोटा आएगा, ये ऑप्शन बोल रहा है म्यू आर 1 से बड़ा आएगा, जो कि गलत है। इसीलिए यही अपना सही ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ इसका ऑप्शन है जो हम टिक करके आने वाले हैं। डायमैग्नेटिक के लिए ये गलत बात इसने कह रखी है। ठीक है बच्चों, चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए बच्चों। पांचवें सवाल में क्या बोल रखा है? एन आइडियल फ्लूइड, फ्लूइड का क्वेश्चन दिखा है बच्चों। आइडियल फ्लूइड नहीं भी दिया होता हम तो आइडियली मान लेते। इज फ्लोइंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ट्यूब एक्स वाई। फ्लूइड फ्लो कर रहा है फ्रॉम एंड एक्स टू एंड वाई, एक्स से वाई तक। K1 K2 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, गतिज ऊर्जा प्रति आयतन हाफ रो वी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू, इसका मान के दे रखा है ना। देन करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो बच्चों आप क्या करो, ये जो एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई के बीच में बर्नौली प्रमेय लगा रहे हैं। एक्स और वाई के बीच में हम क्या लगा रहे हैं? बर्नौलीज लगा रहे हैं। यहाँ पे हम हाइट कितनी मान लेते हैं? 0। बताओ क्या लिखें? जो बर्नौली थ्योरम होती क्या थी? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, ये होती थी। तो प्रेशर एक्स पे प्लस रो जी एच, बच्चों हाइट 0 मान ली है तो एक्स पे रो जी एच की वैल्यू 0 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर को K1 लिख देना, क्योंकि एक्स पर हाफ रो वी स्क्वायर की वैल्यू K1 दे रखी है। अच्छा वाई पे क्या लिखोगे? वाई पे लिखना पड़ेगा प्रेशर वाई पे, प्रेशर वाई पे, ठीक है ना। और प्रेशर वाई पे प्लस रो जी एच, क्योंकि ये हाइट मैंने मान ली एच, और प्लस K2, प्लस K2 ये आ जाएगा अपने पास। अब आप ये बताइए मेरे को कि पी एक्स और पी वाई, इनकी वैल्यू पी बोलनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर वायु, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब ही मानना पड़ेगा। तो पी एक्स और पी वाई वो अगर बराबर है, ये कैंसिल हुआ यहाँ से, K1 की वैल्यू आ रही है K2 प्लस रो जी एच। तो बच्चों यहां से मेरे को K1 ज्यादा दिख रहा है K2 से। जब K2 में कुछ ऐड करूंगा तब जाके K1 बनेगा, तो K1 ज्यादा आना चाहिए K2 से, इसलिए फिफ्थ का आंसर थर्ड आ जाएगा बेटा जी यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे अच्छे सवाल हैं, करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरी फिजिक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप PYQs करते हैं तो। देखिए जैसे मैंने बोला पूरी फिजिक्स की प्रैक्टिस होगी। ग्रेविटेशन एकदम से माइंड स्विच करना पड़ा,
फ्लूइड से ग्रेविटेशन की तरफ आ गए, एस्केप वेलोसिटी शब्द दिखा मेरे को, ग्रेविटेशन, बताइए क्या बोला हुआ है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज वी, प्लैनेट विद मास 9 टाइम्स एंड रेडियस 16 टाइम्स, एस्केप स्पीड उसकी बतानी है बच्चों। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला रूट 2gm/r, ये होता था क्या? क्या हम यहां से लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू रूट m/r? मास या द्रव्यमान को 9 टाइम्स कर दिया गया है, 9 टाइम्स, रेडियस को 16 टाइम्स कर दिया गया है, यानी रूट 3/4, रूट 3/4 नहीं, ये रूट हट जाएगा यहाँ से, 9 की जगह क्या लिख दिया मैंने, 9 का रूट निकालोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 16 का रूट निकालोगे 4, यानी वेलोसिटी 3/4 टाइम्स हो जाएगी, यानी 3/4 भी हो जाएगी, यानी सिक्स्थ का थर्ड आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, नीट में कट ऑफ हाई जाने के यही कारण है कि ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए बेटा जी आप लोगों के, और प्रैक्टिस खूब करो। आगे चलो, 7th क्वेश्चन देखो, चलो, द इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सीलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब मैटर वेव्स की बात कर ली, लैम्डा ई लैम्डा अल्फा दिया हुआ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंपेयर करनी है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस, अब नीट में कोई भी क्वेश्चन आए ना, सोचो सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस और वेवलेंथ का फॉर्मूला है क्या? देखो लैम्डा का फॉर्मूला होता था h/p, p मतलब मोमेंटम, डेरिवेशन ही बता देता हूँ, मोमेंटम को √2m k लिख सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी को तुम लिख सकते हो Q इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू वी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। से ये H सेम है, 2 सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√m इंटू क्यू लिख सकते हो। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन का और लैम्डा अल्फा का अगर वो मैं लिखता, तो यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का नीचे आता, चार्ज इलेक्ट्रॉन का नीचे आता, और मास अल्फा का ऊपर आता, और चार्ज अल्फा का ऊपर आता। अब बच्चों ये बताओ, चार्ज तो कितना होगा, अल्फा का चार्ज ट्वाइस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, है ना। लेकिन एक्चुअली मास इलेक्ट्रॉन का ना बहुत कम है, मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है, और मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होगा ना, तो लैम्डा अल्फा का बहुत कम हो जाएगा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा आना चाहिए लैम्डा अल्फा से। 7th क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा बेटा जी, ठीक है ना। चार्ज तो अल्फा का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के चार्ज का, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में बराबर ही होता है, तो इस चार्ज के कारण तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है ना, मास 9.1 10⁻31 बहुत ही कम होता है, और अल्फा का तो 4 टाइम्स प्रोटॉन आएगा, तो 10⁻27 आएगा, तो क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का कम है तो दिख रहा है लैम्डा अल्फा का कम हो जाएगा, इसलिए अपन ने फर्स्ट आंसर बोल दिया है। तो क्वेश्चंस में फॉर्मुलेज लगाइए, देखते चलिए किस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। 8th क्वेश्चन पे बेटा जी आ जाइए, 8th क्वेश्चन पे बोलिए, 8th क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी 10 जूल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू x3i, फोर्स दिया हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी एट द एंड, बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाओ, W किसके बराबर, डेल्टा K के बराबर, W वो लिख देना K फाइनल माइनस K इनिशियल। बताओ, वर्क को आप F.S लिख दो, वर्क को निकाल लो F.S से, F कितना दिया हुआ है, -2i + 3j और डॉट 3i कैप, बच्चों i को i से मल्टीप्लाई करोगे -6 आ गया, वर्क की जगह -6, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अंतिम गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10, 10 उधर आ जाएगा तो K फाइनल की वैल्यू 10 - 6 यानी कि 4 आ जाएगी, यानी कि अपना सुंदर उत्तर 8th का आंसर थर्ड आ चुका है बेटा जी, ठीक है। तो क्वेश्चन जो भी आए सॉल्व कीजिए, फॉर्मूले सोचते चलिए, कुछ खास बात नहीं है, क्वेश्चन सब हो जाएंगे आपसे। 9th क्वेश्चन की बात कीजिए, ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर ऊंचाई से ड्रॉप होता है, यहां से ड्रॉप हो गया भाई ये, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट लूजेस 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये बताओ कि 10 मीटर हाइट पर इसकी एनर्जी होगी mgh, h की वैल्यू 10, बच्चों टकराने से पहले भी इसकी एनर्जी mg इंटू 10 होगी, एनर्जी का फॉर्म बदल जाएगा लेकिन वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, तो ये टकराने से ठीक पहले भी इसकी एनर्जी कितनी रहेगी, mg इंटू 10 ही रहेगी, वो बात अलग है, ये सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक या गतिज में कन्वर्ट हो चुकी होगी।
टकराने के बाद बोला गया 50% लॉस हो गई, 50% मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो, उतनी तो लॉस हो गई, तो बाकी कितनी रह गई, बाकी रह गई mg इंटू 5, है ना, mg इंटू 10 थी टकराने से ठीक पहले एनर्जी, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया, और mg इंटू 5 इतनी ही लॉस हो गई, इतनी ही बाकी रह गई। अब आपको बताना है ये कितनी हाइट तक जाएगा बच्चों, mg इंटू 5 कितनी हाइट तक जाएगा, 5 मीटर तक चला जाएगा यार, वो तो दिख ही रहा है ना mgh, तो कितनी हाइट तक चला जाएगा, अगर h हाइट तक ये चला जाता तो h हाइट पे जाने पे इसकी टोटल एनर्जी mgh हो जाती, mgh को mg इंटू 5 के बराबर कर दो, h की वैल्यू 5 आ रही है, फोर्थ इसका आंसर आ रहा है। बच्चों बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और ये तो क्या है बताने में इतना टाइम लगता है, वरना देखते ही बच्चे टिक कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप लोग। चलिए 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे आ गए हम। 10th क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन सर्किट शोन इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड टू AC सोर्स, इंडक्टेंस L को AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया, करंट इन द सर्किट दिया हुआ है I बराबर I नॉट, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ये बच्चों अपने को क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। अब बताइए अगर ये करंट दिया हुआ है तो अपने को वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इंडक्टर, बच्चों ये तो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए कि जो इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर, इस इंडक्टर में V लीड करता है I को, विभव धारा से आगे होता है 90 डिग्री से, तो V का फॉर्मूला आ जाएगा, अगर V का फॉर्मूला देखूं मैं तो V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, क्योंकि इससे ना 90 डिग्री आगे होगा, जहां V नॉट की वैल्यू कितनी होगी, V नॉट बराबर I नॉट इंटू XL, V बराबर है ना आई आर से, XL की वैल्यू ओमेगा एल होती है, तो ओमेगा नॉट की जगह तुम I नॉट इंटू ओमेगा एल लिख सकते हो, तो V का आंसर आ जाएगा I नॉट ओमेगा एल, और साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा जी, कॉस ओमेगा टी, आंसर आ गया I नॉट ओमेगा टी, I नॉट ओमेगा टी नहीं, I नॉट ओमेगा एल, I नॉट ओमेगा एल, तो आई नॉट ओमेगा एल कहाँ दिख रहा है, आई नॉट ओमेगा एल साइन गलत हो गया, आई नॉट ओमेगा एल कॉस, फोर्थ इसका आंसर दिख रहा है भाई, 10th क्वेश्चन का आंसर फोर्थ आ जाएगा बेटा जी, सॉल्व कर लेंगे आसानी से, आंसर आ जाएगा। चलिए 10th क्वेश्चन के आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 11th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर है, 50 वोल्ट की इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, अब देखो कैपेसिटर की एनर्जी पूछ ली इसने, वोल्टेज दिया हुआ है 50 वोल्ट, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 12 पिकोफैरेड, बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ CV स्क्वायर, अगर मैं इसे सॉल्व करूं एनर्जी को, हाफ C की वैल्यू 12 और P को मतलब 10 की पावर माइनस 12, और V का स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, नैनो जूल में एनर्जी देनी है, मतलब 10 की पावर माइनस 9 में आंसर देना है, तो तुम ये बताओ ये 12/2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 मतलब 2500, ये दो को इससे कैंसिल करोगे तो 6 आ गया, और 6 इंटू 2.5, ये 2500, और 10 की पावर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 को नैनो जूल, ये आंसर आ गया। अब 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 इंटू 4 10 होता है, 10 में 5 और, तो 15 नैनो जूल। 11th क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब आगे चलो 12th क्वेश्चन पे आओ बेटा जी, बोलो 12th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर D कैरीज करंट 100 मिली एम्पियर when the mean drift velocity of electron in the wire is V, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डायमीटर दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और डायमीटर, तो आई का फॉर्मूला लगा दो NaEVD, बच्चों एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते थे, और आर स्क्वायर की जगह तुम डी स्क्वायर बाय 4 भी लिख सकते हो, रेडियस की जगह D/2 लिख सकते हो, तो तुम यहाँ पे लिख सकते थे आई समानुपाती प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी VD, और एरिया की जगह डी स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो आई प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर इंटू बी, इससे कर लो सवाल। अब उसने बोला है फॉर द वायर डायमीटर हाफ, डायमीटर हाफ कर दिया, और करंट 200 कर दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी है, तो करंट पहले कितना है 100,
करंट बाद में कितना है 200 आई है ना, डायमीटर पहले कितना है डी, बाद में डायमीटर कितना है d/2 उसका स्क्वायर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले कितनी है v, बाद में कितनी है v1 मान लेता हूं जो कैलकुलेट करनी है। तो एक तरफ क्या लिखा हुआ है 1/2, ये 0 से 2 0 से 0 कैंसिल, ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाके 4 हो जाएगा, और ये v/v1, v1 की वैल्यू मेरे को 8v दिख रही है, यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, 12th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है बच्चों, चलिए 12th क्वेश्चन के आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पे। बच्चों ये जो 13 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, और चलिए इसे एनलार्ज कर दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 13, ये एरर वगैरह के सवाल दिख रहे हैं मेरे को, क्वेश्चन नंबर 13 एरर वगैरह के सवाल दिख रहे हैं। क्या बोला हुआ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, वोल्टेज V दिया हुआ है, करंट I दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पूछा है। बच्चों क्या V इक्वल टू IR होता है, क्या R की जगह V/I लिख सकते थे अपन, इसको अपन लिख सकते थे बच्चों डेल्टा R/R इक्वल टू डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I। ठीक है, तो ये हमने इसकी वैल्यू लिख रखी है। अगर ये इसकी वैल्यू लिख रखी है तो बताइए इसमें डेल्टा R की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा R वो तो नहीं पता, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी वो पता है हमें, V इक्वल टू IR से। देखो V की वैल्यू 200 दे रखी है, V की वैल्यू 200, I की वैल्यू 20, ट्रू वैल्यूज होती है ये, और ये उनमें एरर्स होती है। तो V इक्वल टू IR, R की वैल्यू यहां से आ रही है भैया 10, R की वैल्यू 10, डेल्टा V कितना दे रखा है 4, V कितना दे रखा है 200, डेल्टा I कितना दे रखा है 0.2, और I की वैल्यू दे रखी है 20, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे ये 200 आ गया। ये डेल्टा R/10 की वैल्यू आ रही है 4 और 2 6/200, 0 से 0 कैंसल, यानी कि 3/10 यानी 0.3, डेल्टा R की वैल्यू आ रही है 0.3, R की वैल्यू आ रही है 10, आंसर आना चाहिए 10 प्लस माइनस 0.3, यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। ठीक है, तो जब भी आपको एरर वगैरह निकालनी हो तो बच्चों देख लेना, ये एरर दे रखी थी, एरर ऑलवेज एडिटिव होती है, तो ये आई ऊपर आ गई यानी कि यहाँ पे माइनस लगा दिया, वो प्लस ही करना पड़ेगा, छोटी मोटी मिस्टेक मत कर देता, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 14th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14, ये दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। 14 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है हमारे से कि एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जिसमें वोल्टेज बढ़ जाता है, एसी मेन की सप्लाई दे रखी है 220 वोल्ट, टू ऑपरेट एट 1100 वोल्ट 88 वॉट, द करंट इन सेकेंडरी सर्किट इग्नोरिंग पावर लॉस। बच्चों पावर लॉस अगर इग्नोर करना है तो जो पावर प्राइमरी की होगी वही पावर तुम्हें किसकी माननी पड़ेगी, सेकेंडरी की भी माननी पड़ेगी। अब मैं सेकेंडरी सेकेंडरी सर्किट के लिए इक्वेशन लगाने वाला हूं, पावर इक्वल टू V इंटू आई। बच्चों मेन सप्लाई दे रखी है, मतलब ये प्राइमरी का वोल्टेज दे रखा है, ये सेकेंडरी का वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज बढ़ कैसे गया, स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब पावर पावर कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है 88, वोल्टेज कितना है सेकेंडरी का 1100। बच्चों आई की वैल्यू सेकेंडरी की निकालनी है तुम्हें, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये तो, 11 से कैंसिल करोगे 8 आ गया, ये 1000 नीचे आ गया, 8/1000 आंसर आ गया, मतलब 8 मिली एम्पियर। 14 क्वेश्चन का आंसर अपने पास आ जाना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, बताइए, बड़ी देर बाद मैकेनिक्स का सवाल दिखा, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, पोजीशन एक्स वेरिंग विद टाइम। बच्चों एक्स दे रखा है अल्फा टी की पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है। द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, बच्चों वेलोसिटी कैसे निकालोगे, dx बाई dt, डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। बच्चों एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, dv बाई dt, कितना आ जाएगा वो 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा। बच्चों इनिशियल मतलब इसमें अगर t0 डालते
तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाती गामा के बराबर। यहाँ t0 डालते तो एक्सेलरेशन इनिशियल आ जाता 2 बीटा के बराबर। तो इनका रेशियो लोगे तो गामा अपॉन 2 बीटा, गामा अपॉन 2 बीटा यानी 15 का आंसर 4th आ जाना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा सॉल्व करके, पूरी फिजिक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप लोगों को दिख रहा हो, क्यों नहीं दिखेगा सर, बिल्कुल दिख रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, सॉल्व करो। A radius of gyration of solid sphere of 5 kilogram about xy is 5 meter as shown in the figure. तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता कितना है, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला एम के स्क्वायर होता है। ये जो एक्सिस दिख रही है इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है। बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन एम के स्क्वायर होता है, तो बताओ कि ये स्फीयर दिया हुआ है, तो कौन सा सॉलिड स्फीयर। बच्चों सॉलिड स्फीयर में जो डायमीटर होता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, 2/5 mr², ये होता था। बच्चों ये डिस्टेंस अगर r है रेडियस के बराबर, तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया x और y एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा, ICM प्लस md² d की वैल्यू r का स्क्वायर। ICM का मतलब 2/5 mr² प्लस mr², यानी आंसर आ जाएगा 7/5 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर के बराबर कर दिया, m से m कैंसिल हो गया, यहां से k की वैल्यू मेरे को दिख रही है √7/5 इंटू r। अब दिया कितना है रेडियस ऑफ गायरेशन, 5 दिया हुआ है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की जगह यहां पे 5 लिख दिया, तो फिर रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 5√5 अपॉन √7। तो रेडियस आ रही है, कितनी आ रही है रेडियस, 5√5 अपॉन √7, लेकिन क्वेश्चन ने बोल रखा है रेडियस कितनी है, 5x अपॉन √7। इसका मतलब बेटा जी कि x की वैल्यू √5 आनी चाहिए, यानी 16 का 4th आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, 16 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चलिए, ये तो भाई I और V ग्राफ दे रखा है अपने को, I और V ग्राफ, वोल्टेज और करंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ दे रखा है। आपको बताना है ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ किसका है। बच्चों आपको ये ग्राफ हम इतनी बार पढ़ाते हैं, हम सोलर सेल जब भी पढ़ाते हैं तो आपको ये ग्राफ जरूर बताते हैं। बच्चों सोलर सेल का ग्राफ है ये याद होना चाहिए। हम आपको जीनर डायोड, ब्रेकडाउन वोल्टेज वगैरह पढ़ाते हैं, तो जो भी आपको ग्राफ्स बताए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में उनको अच्छे से याद रखो। सोलर सेल का ये ग्राफ है, याद होना चाहिए अपने को। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन के आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को शायद अब दिख रहा हो, ये थोड़ा सा बड़ा सा सवाल। चलिए ये री नीट का पेपर में आया हुआ है, और नीट 2024 का पेपर देखोगे उसमें भी यही सवाल था, है ना, वैल्यूज थोड़ी चेंज होगी, यही फिगर था। क्या बोल रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीडल का दिया हुआ है आपको। मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10⁻⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है 10⁻⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना मैग्नेटिक मोमेंट। और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व गुण कितना दे रखा है, 10⁻6 अपॉन पाई स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये I दे रखा है। बच्चों 10 ऑसिलेशन करने में 10 सेकंड लग रहे हैं, बताओ 10 सेकंड में अगर 10 ऑसिलेशन हो रहे हैं तो 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन होगा, यानी कि बच्चों हमारा टाइम पीरियड इस क्वेश्चन में है 1 सेकंड। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था 2π√I/mv, ये फॉर्मूला बताया था। डेरिवेशन भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसका डेरिवेशन कराते हैं और मैग्नेटिज्म में भी कराते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा मेरे पास। बताओ क्या लिखेंगे इसमें, अगर फॉर्मूले को अपन ठीक से सॉल्व करें तो इसको मैं ऊपर कर देता हूं ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए। बताओ ये तो 1 बराबर 2π को 2π लिख दो, √I की जगह क्या लिखोगे, 10⁻⁻6/पाई स्क्वायर, और m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻⁻2, और मैग्नेटिक फील्ड भी वो निकालना है तुम्हें। ये पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल हो गया। बच्चों यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 1 इक्वल टू स्क्वायर कर दिया तो ये रूट हट गया, 1 इक्वल टू 10⁻⁻6 10⁻⁴ हो जाएगा क्योंकि ये -2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे b। ये जो बाहर 2 था ये बाकी रह गया, 2 का स्क्वायर, इधर 4 और लिख दिया मैंने, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तभी तो रूट हटा था। 2 का स्क्वायर कितना लिख दिया है, 4। b की वैल्यू आ जाएगी 0.4 इंटू 10⁻³
0.4 मिली टेस्ला, यानी कि 18th क्वेश्चन का आंसर थर्ड आ जाना चाहिए सॉल्व करने से। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कॉपी में फॉर्मूले आपको बहुत सारे ये सब दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, अच्छे से पढ़िए, हो जाने चाहिए सारे सवाल। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा जी। बताओ 19th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V डिपेंड्स ऑन। बच्चों कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है, ये Q और V, Q बराबर CV, कैपेसिटेंस C Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कैपेसिटेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री मतलब एरिया पे डिपेंड करता है, प्लेट्स की डिस्टेंस वगैरह पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। 19th का आंसर सेकंड आ जाएगा। आपको कैपेसिटर की थ्योरी में सबसे पहले ही ये बात बता देते हैं हम लोग। चलिए 19th क्वेश्चन हो गया है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलिए। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, बहुत बड़ा सा सवाल है ये, शायद अब आपको मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया है। देखिए क्या बोला हुआ है क्वेश्चन ने। गिवन टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इमेज फॉर्मेशन नीड्स रेगुलर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बच्चों एक रेगुलर रिफ्रैक्शन होता था, एक इरेगुलर। बिल्कुल सही बात है, इमेज क्लियरली तुम्हें तभी दिखेगी जब रेगुलर रिफ्रैक्शन होगा। जैसे दीवार वगैरह पे हमें इमेज क्यों नहीं दिखती, लाइट तो दीवार पे जाके भी रिफ्लेक्ट हो रही है ना, लेकिन दीवार पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही इमेज अच्छी दिख सकती है हमें, इसीलिए ये सही लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 1 को मैं ट्रू बोलना चाहूंगा। दूसरा स्टेटमेंट, द वैरायटी इन कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट अलग अलग कलर के दिखते हैं ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑफ लाइट इंसिडेंटेड ऑन देम। बच्चों ये बोला गया है कि जो लाइट आपतित हो रही है, जो लाइट आ रही है ना, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, इसलिए हमें वैरायटी ऑफ कलर दिखते हैं। बिल्कुल सही है, व्हाइट लाइट में सातों कलर आते हैं बच्चों। तो जैसे कोई चीज अपने को ब्लू दिख रही है तो व्हाइट लाइट आई, बाकी सब एब्जॉर्ब हो गई क्योंकि सातों कलर थे, लेकिन ब्लू हमारी आंखों तक पहुंचा तो वो ब्लू दिखा। ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट हैं। 20 का आंसर मेरे हिसाब से थर्ड जाएगा। बिल्कुल सही कहा हुआ है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है यूनिफॉर्म मेटल वायर ऑफ लेंथ एल हैज रेजिस्टेंस 10 ओम। तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस 10 ओम ये दिया हुआ है आपको। नाउ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू 12। अब वायर को खींच दिया बच्चों। बच्चों आपको पता है कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है जब इसे खींचते हैं अपन। तो अगर आपने इसकी लेंथ डबल कर दी तो 2l का स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स होने का मतलब रेजिस्टेंस पहले 10 था, अब खींचने के बाद रेजिस्टेंस कितना हो गया, 40 ओम। जब भी हम खींचते हैं वायर को तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर भी हो जाता है। अब देन बेंड टू फॉर परफेक्ट स्क्वायर। अब 40 ओम तो हो गया और हमने इसका स्क्वायर बना लिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस डायमीटर। अब बताओ दो डायमीटर के अक्रॉस कितना होगा रेजिस्टेंस, ये बताओ। पूरे वायर का रेजिस्टेंस अगर 40 है तो आधे आधे वायर का क्या 20 ओम और 20 ओम आ जाएगा। और ये 20 ओम पैरेलल में दिख रहे हैं क्या, ऊपर भी ए और बी के बीच में, नीचे भी ए और बी के बीच में। 20 और 20 पैरेलल में बच्चों कितना बना देंगे, 10 बना देंगे। 20 और 20 पैरेलल में 10 नहीं बना देंगे क्या, यानी 21 का आंसर 1 ही आने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, यूज कर लो इन्हें कि क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या आपको पढ़ाया गया है, आंसर आने लग जाएंगे हमारे। चलिए एटम से एक सवाल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं अपन क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में। द स्पेक्ट्रल सीरीज विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 5 6 टू लेवल 4। बच्चों 4 पे जब आते हैं तो कौन सा संक्रमण होता है, कौन सा ट्रांजिशन होता है। जब n इक्वल टू 1 पे आते हैं लाइमन, n इक्वल टू 2 बाल्मर, n इक्वल टू 3 पास्चन और n इक्वल टू 4, उसको हम बोलते थे ब्रैकेटी। यानी कि आंसर इसका क्या आना चाहिए था, इसका आंसर सेकंड आना चाहिए था, ब्रैकेट। ठीक है ना, तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेटी, तो इसलिए आंसर इसका ब्रैकेटी आ जाएगा। ऑप्शन हिंदी में ही दिए हुए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो इंग्लिश में भी ऑप्शन लिखे हुए आएंगे कि लाइमन सीरीज है कि बाल्मर सीरीज है। ये आंसर इसका सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलो 22 को आगे चलो।
22 के आगे क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूं ताकि आप इसे देख पाएं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों क्या कहा हुआ है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। तो गिवन बिलो जो हैं वो टू स्टेटमेंट्स कहे हुए हैं। उन दोनों स्टेटमेंट्स में वन इज लेबल्ड एज असर्शन, वन इज लेबल्ड एज असर्शन। ये दिख नहीं रहा है, एक बार मैं इसे हटा देता हूं बच्चों। बताओ, तो दो स्टेटमेंट कहे हुए हैं, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और दूसरा को क्या कहा गया है, रीजन कहा गया है। ठीक है, तो एक असर्शन है, एक रीजन है। अब क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे असर्शन और रीजन, इनके पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने को ये बोला गया है कि हाउस मेड ऑफ कंक्रीट रूफ ओवरलेड विथ फोम कीप द रूम हॉटर ड्यूरिंग समर। बच्चों, ये बोला हुआ है कि अगर कंक्रीट के रूम है उसके ऊपर फोम मतलब झाग वगैरह आ गया तो गर्मियों में रूम गर्म रहेंगे। बच्चों, रीजन में लिखा हुआ है कि फोम इज इंसुलेशन। फोम जो है ना वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा, जो हीट ट्रांसफर को रोकेगा, क्योंकि उसके अंदर एयर के पॉकेट्स होते हैं। तो हमें ये तो पता है कि एयर जो है ना वो इंसुलेटर होती है, फोम के अंदर भी एयर आएगी तो एयर इंसुलेटर है। सेकंड तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बच्चों, क्योंकि ऊपर इंसुलेटर है, कुचालक है, मतलब ये ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देगा, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगा। समर में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बाहर से हीट अंदर नहीं आ पाएगी क्योंकि वो इंसुलेटर है। तो अंदर रूम हॉटर नहीं रहेगा, अंदर रूम कूलर रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए। एसर्शन फॉल्स हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, रीजन ट्रू हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, 23 नंबर का आंसर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि सही लिखा हुआ है, फोम इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, कुचालक है, तो वो बाहर से ऊष्मा को, हीट को अंदर नहीं आने देगा, तो कमरा ठंडा बना रहेगा, है ना। इसमें लिखा हुआ है गर्म बना रहेगा, तो वो गलत हो गया। 23 का एसर्शन गलत है, रीजन सही है, ये बोल सकते हो आप। चलिए बच्चों, 24 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये 24 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बोलिए क्या बोला हुआ है। पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए हैज सेम पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सेम है। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ बच्चों, के बाई टू से के बाई टू कैंसिल है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बाय 2 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए बाय रूट 2। तो ए बाय रूट 2 24 का थर्ड आंसर आ जाना चाहिए बच्चों, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन हो गया। 26 नहीं नहीं 25th क्वेश्चन पे आ गए। बोलो 25 नंबर का क्वेश्चन अगर बोला जाए तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। टू स्लिट 1.5 मीटर अपार्ट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर। तो डी की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है, स्मॉल डी की वैल्यू 1.5 मिलीमीटर दे रखी है, लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, फ्रिंज सेपरेशन बीटा पूछा हुआ है बच्चों। बीटा का फॉर्मूला लैम्डा डी बाय डी होता है। लैम्डा की वैल्यू है 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9। कैपिटल डी 1 है, स्मॉल डी की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 दे रखी है। ये पॉइंट लगा के, पॉइंट हटा के ऊपर जीरो आ गया, तो 6/15 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि ये 3 जीरो सही है, 10 की पावर माइनस 6 और नीचे 10 की पावर माइनस 3 भी है। तो 6/15 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 5 मतलब 0.4 हो जाएगा। 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 या 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 25 का चौथा आंसर आ जाना चाहिए बेटा जी। ठीक है, चलिए 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट, वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट क्यों। बच्चों, कूलेंट का काम होता है ज्यादा से ज्यादा हीट ले ले और टेम्परेचर ना बढ़े, ये प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड इसका आंसर है, कई बार लिखवाते हैं हीट कैपेसिटी मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो 1 डिग्री सेल्सियस
अब बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट चाहिए होती है वाटर को, इसलिए वाटर को हम कूलेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए हैं हम। बोलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिख रहा हो तो पिच ऑफ एन एरर फ्री, बच्चों जीरो एरर नहीं माननी है आपको। पिच इज 1 मिलीमीटर, देर आर 100 डिवीजन, पिच भी है, नंबर ऑफ डिवीजन भी है, तो क्या आप यहां से लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सीधे लगा दो। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं। तो पिच कितनी दे रखी है, पिच दे रखी है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन दे रखे हैं 100, यानी कि 0.01 मिलीमीटर इस क्वेश्चन में लीस्ट काउंट यूज करना है। वाइल मेजरिंग डायमीटर द पिच स्केल रीड्स 1 मिलीमीटर, तो मेन स्केल की रीडिंग 1 मिलीमीटर है। 63 डिवीजन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से। बच्चों रीडिंग की वैल्यू होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो ये मैंने रीडिंग लिख दी, ये क्या लिखी है, मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, है ना। तो मुख्य भाग प्लस संपाती भाग और गुणा कर देते हैं अल्पतमांक से, तो आंसर आ जाएगा। इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.63 मिलीमीटर दिख रहा है आंसर, 1.63 मिलीमीटर। और 1.63 मिलीमीटर जैसा तो देख लेना, ये 1.63 दिख रहा है क्या, 0.63, हाँ 1.63, 1.63 मिलीमीटर, 1.63 मीटर, तो 1 तो ये तो आंसर होगा नहीं। 1.63 मिलीमीटर को क्या आप पॉइंट इधर ले जाके 0.163 सेंटीमीटर देख लो, 0.163 सेंटीमीटर, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 27 क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत बड़ा सवाल है, तो थोड़ा सा छोटा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। लेट अस कंसीडर टू सोलेनॉइड्स ए एंड बी, दो सोलेनॉइड है, सेम मैग्नेटिक मटेरियल और रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर and equal cross section area. Length A is twice length of B. Length A is twice length of B. Number of turns per unit length in A. Number of turns per unit length small a is half that of B. Ratio of self inductance. अब बताओ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें याद है क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी होता था, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी होता था बच्चों। वॉल्यूम को तुम क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को तुम लिख सकते हो एक्चुअली एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो, और मीडियम में तो म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया को मैंने क्या लिख दिया, मतलब वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख दिया और म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है, म्यू नॉट, दोनों का रेशियो लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, उसे हटा दो। एरिया सेम दिया हुआ है क्या, हाँ सेम एरिया दिया हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है इक्वल एरिया, तो एरिया हटा देना। नंबर ऑफ टर्म्स और लेंथ दो ही चीजें, म्यू आर भी हटा देना, तो एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इंटू एल आ जाएगा बच्चा, एन स्क्वायर इंटू एल। अब बताओ ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो जो एल ए अपॉन एल बी है ना, तो चलो इसका रेशियो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ एल ए अपॉन एल बी एन स्क्वायर इंटू एल, एन स्क्वायर तो एन ए अपॉन एन बी का होल स्क्वायर इंटू एल ए अपॉन एल बी, एल ए अपॉन एल बी। यहाँ पे एन ए की जगह क्या लिखोगे, एन ए की जगह एन बी बाई टू लिखोगे। अब एन ए की जगह एन बी बाई टू लिखूंगा तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और एल ए बाई एल बी, एल ए की जगह 2 एल बी लिखूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2/2 का स्क्वायर यानी 1/2 दिख रहा है भाई ये आंसर, यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 28 नंबर का। फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर बी, देखो ध्यान से, तो एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एल आ जाएगा, सॉल्व करने पे ये आंसर भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अपन चलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा हुआ है कि व्हेन द आउटपुट ऑफ और गेट इज अप्लाइड एज इनपुट टू अ नॉट गेट, इस बार और गेट का इनपुट नॉट गेट में दिया गया है, ठीक है ना, तो आउटपुट और गेट का, तो और नॉट जुड़ जाएंगे, तो ये तो नॉर बन जाएगा बच्चों डायरेक्टली, आउटपुट टेबल देखने की ज़रूरत भी नहीं है अपने को। तो
बड़ा ही सिंपली इसका आंसर आ जाएगा अपने पास कि ये बनने वाला है कौन सा गेट, नॉर गेट, ठीक है ना। तो और का जो आउटपुट आएगा वो और के आगे नॉट लगा दोगे तो नॉर बन जाएगा वो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 ने क्या बोला हुआ है कि इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू सुपरपोजिशन। बच्चों इंटरफेरेंस के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है वो सेम होती थी, तो इनमें से किस किस का अध्यारोपण या सुपरपोजिशन करना पड़ेगा। देखिए साइन ओमेगा और इधर भी साइन ओमेगा, ए और सी का सुपरपोजिशन करने से हमें मिलने वाला है इंटरफेरेंस। यहाँ पे ये 2 ओमेगा ये 3 ओमेगा है, सुपरपोजिशन 2 ओमेगा का 2 ओमेगा से ही होना चाहिए, 3 ओमेगा का 3 ओमेगा से ही होना चाहिए, तभी मिल सकता था वो। तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है वो, तो ए और सी का सुपरपोजिशन हो जाएगा, इंटरफेरेंस मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए बेटा जी। बोलिए क्वेश्चन नंबर 31, हर बार की तरह फोटो इलेक्ट्रिक का सवाल आता ही आता है। 5 वर्क फंक्शन है ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ। बच्चों लैम्डा की वैल्यू दे रखी है hc/e, इज इंसिडेंटेड एनर्जी अबव इट्स थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है अपने को। बच्चों फॉर्मूला होता था एनर्जी इंसिडेंट जो होती थी E इक्वस टू के मैक्सिमम प्लस फाई, ये फॉर्मूला होता था बच्चों। तो ये बताइए कि E की वैल्यू hc/लैम्डा आएगी और ये आ जाएगा बराबर k प्लस फाई के। अब तुम्हें k की वैल्यू जो पूछी हुई है वो आ जाएगी hc/लैम्डा माइनस फाई के बराबर। यहाँ से hc/लैम्डा, बच्चों लैम्डा की जगह hc/e लिख दिया माइनस फाई, ये बच्चों hc से hc कैंसिल, e ऊपर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा e माइनस फाई के बराबर। e माइनस फाई यानी 31 का आंसर 3 आ जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूले से क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखते चलिए क्वेश्चन किस किस प्रकार से हो रहे हैं। 31 के आगे 32 क्वेश्चन बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। बच्चों क्या एनर्जी का फॉर्मूला वो hc/लैम्डा होता था। वेवलेंथ कम मतलब एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गामा रेडिएशंस की होती थी, गामा ऑप्शन है, तो लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, गामा रेडिएशन ऑप्शन है, तो वही आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद कर लेना, गामा एक्सरे जिस सीक्वेंस में आती है वो याद कर लेना है ना, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास गामा एक्सरे अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड जो भी पूरा स्पेक्ट्रम होता है याद कर लेना, तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा इसका बड़ी आसानी से। चलिए 32 के बाद 33 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों अपन। 33 क्वेश्चन में बोला गया है कि 33 नंबर का क्वेश्चन ये अपने को दिख रहा है। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है कि किसी ऊष्मागति निकाय, ये क्वेश्चन नंबर 33 ये दिख रहा है, तो किसी ऊष्मागति की निकाय की साम्यावस्था किसके द्वारा वर्णित की जा सकती है। बच्चों कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इंग्लिश में ये शायद प्रिंट नहीं हुआ है, तो कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसमें इक्विलिब्रियम को आप कैसे डिफाइन करेंगे। बच्चों हमारे पास सब P, V और T 3 फंक्शंस होते हैं, तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, A, C और D, इन्हीं से हम डिफाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को, ठीक है ना। ये स्टेट वेरिएबल्स होते हैं बच्चों, P, V और T ये तीनों स्टेट वेरिएबल्स हैं। इन्हीं की टर्म्स में तुम एनर्जी और वर्क भी डिफाइन कर सकते हो। तो 33 का P, V और T इनके बेसिस पर आप इक्विलिब्रियम या कोई भी कंडीशन डिफाइन कर सकते हो, वही हमारा आंसर 4 इसका आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाइए बच्चों। 34 में क्या बोला हुआ है, सम एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन देन। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। लैम्डा 1 जो है, अगर मैं एनर्जी लिखूं hc/λ1, तो ये hc/λ1 क्या आ जाएगी, यहां से यहां तक की एनर्जी मतलब -5e/2 और -4e, यही तो फॉर्मूला आएगा ना, hc/λ e2 - e1 अगर अपन करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहां से ये कितना आ गया, 2.5 और 4, 2.5 और 4 1.5 हो गया ना, तो 3/2e, ये मेरे को दिख रहा है hc/λ1 की वैल्यू। बताओ hc/λ2 की वैल्यू यहां से क्या लिखते हैं, hc/λ2 e2 कितना आ गया -2e, और माइनस कितना करना पड़ेगा -3e, यानी कि ये e आ जाएगा, है ना। यहां से यहां तक का ट्रांजिशन दिया हुआ है, संक्रमण दिया हुआ है। hc/λ3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, hc/λ3 यहां से यहां तक ना, तो मतलब कितना आ जाएगा,
E1 - E2 मतलब -2E और -4E, यानी कितना आ जाएगा 4E - 2E यानी 2E आ जाएगा। तो यहां से तुम ये बताओ लैम्डा और लैम्डा और ये जो ई आया है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती है। ये 1.5E दिख रहा है, ये 1E दिख रहा है और ये दिख रहा है मेरे को 2E। तो जिसका ई जितना ज़्यादा आया होगा उसका लैम्डा उतना छोटा आया होगा। ई सबसे ज़्यादा ये है तो सबसे ज़्यादा ई ये है, तो सबसे छोटा लैम्डा 3 होना चाहिए, फिर लैम्डा 1 होना चाहिए, लैम्डा 2 सबसे बड़ा होना चाहिए, लैम्डा 2 सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखते चलो। लैम्डा 2 बड़ा होना चाहिए लैम्डा 1 से, लैम्डा 2 बड़ा होना चाहिए लैम्डा 1 से, गलत हो गया। लैम्डा 2 बड़ा होना चाहिए लैम्डा 1 से, ये सही है। लैम्डा 3 बड़ा होगा लैम्डा 2 से, ये गलत हो गया। लैम्डा 2 तो सबसे ही बड़ा है, लैम्डा 2 तो सबसे ही बड़ा है, तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत ही हो गए, तो 4 ही ऑप्शन आ जाएगा। क्या लैम्डा 2 लैम्डा 3 आएगा? हाँ, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 दो गुने हो जाएंगे, वो भी आ जाएगा, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा 34 का। चलिए 34 क्वेश्चन के आगे चलिए। 35 नंबर का क्वेश्चन, मैकेनिक्स के भूले बिसरे कुछ सवाल आ ही जाते हैं। बॉक्स ऑफ 5 किलोग्राम इज पुल्ड बाय अ कॉर्ड अप ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ 30 डिग्री। बच्चों एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, एक हमने इंक्लाइन प्लेन बना लिया है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 डिग्री, इस पे एक मास रखा हुआ है 5 किलोग्राम का और इसको ऊपर खींचा जा रहा है किससे? 30 न्यूटन से। ठीक है, 30 न्यूटन से। द एक्सीलरेशन पूछा है बच्चों, जब ऊपर खींचोगे नीचे क्या लगेगा? mg sin थीटा। mg sin थीटा मतलब 50/2 यानी कि 25 नीचे आएगा। बच्चों F बराबर ma इक्वेशन लगाओ, इंक्लाइन प्लेन, फोर्स कितना? 30 ऊपर 25 नीचे, और मास 5, एक्सेलरेशन a पूछा गया है, 5 बराबर 5a, a की वैल्यू 1 दिख रही है बच्चों। 35 का आंसर 4 आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 2024 में तो बच्चों सेक्शन ए सेक्शन बी आते थे, तो ये सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी, ये सेक्शन बी में आ गए अपन। सेक्शन बी में बोला हुआ है रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का रेशियो दिया है 1/4। ठीक है, रेशियो ऑफ ई एंड एच ये पूछा है बच्चों। ई और एच का रेशियो पूछा है ना, ई को तो ई रहने दो। क्या बी बराबर म्यू इंटू एच याद है आपको? तो एच की जगह मैंने क्या लिख दिया? b/म्यू। ठीक है, और क्या e/b की वैल्यू v होती थी? क्या e/b को v लिख सकते हो क्या? तो फिर आंसर आ गया v इंटू म्यू। क्या वेलोसिटी की जगह 1/ आप रूट म्यू इंटू ई लिख सकते हो क्या मीडियम में? और ये म्यू है ही, ये तो मीडियम का ही चल रहा है। क्या आंसर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन आ जाएगा क्या? और जो म्यू है इसकी वैल्यू मीडियम में कितनी है? वैक्यूम होता तो सब म्यू नॉट होते, तो मीडियम आ गया, तो इसकी वैल्यू रूट म्यू बाय एप्सिलॉन की वैल्यू रूट म्यू नॉट म्यू आर, और ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हो क्या? ये रूट म्यू नॉट और रूट एप्सिलॉन नॉट 120 पाई दे रखी है, और रूट ये जो म्यू आर बाय एप्सिलॉन आर की जगह 1/4 लिख दिया मैंने। 1/4 का रूट निकालूंगा तो 1/2 नीचे और ऊपर 120 पाई ऊपर। 120 को 2 से भाग दूंगा, 60 पाई। आंसर आ गया थर्ड। फॉर्मूला यूज करो, अच्छा सवाल है, फॉर्मूले यूज कर लो ईएम वेव के तो आंसर आ जाएगा। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं बेटा जी। 37 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल आ गया है। 37 क्वेश्चन में बोला हुआ है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट चार्ज। बच्चों पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का कितना होता है? KQ/R। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 दी भी गई है। Q की वैल्यू 4 इंटू 10⁻7 अपॉन R की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10⁻2। 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये -2 ऊपर आएगा तो ये 10⁻11 बन जाएगा।
11 में से 7 माइनस किया तो 4 इंटू 10⁴, यानी इसका 37th का आंसर 4th आ जाना चाहिए बेटा जी। ठीक है, चलिए 38 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन में बोल रखा है कि ट्रेवलिंग वेव ये दे रखी है, ट्रेवलिंग वेव, टाइम है, लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। बच्चों ये बताओ y की वैल्यू कितनी दे रखी है, c साइन, ये t के साथ क्या आ जाएगा, 2 पाई a बाय लैम्डा इंटू टी, ये 2 पाई बाई लैम्डा को अंदर ले गया, माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। बच्चों कंपेयर करो, साइन ओमेगा टी आता है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 पाई a बाय लैम्डा, टी के साथ जो आता है ओमेगा, ओमेगा को 2 पाई f लिख दो भाई, 2 पाई एफ की वैल्यू 2 पाई ए बाय लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एफ की वैल्यू ए बाय लैम्डा, यानी उत्तर तुम्हारा, आंसर तुम्हारा आ चुका है बेटा जी 4। देखते चलो जितने भी क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व कर लो। 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 39। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 39 पे आ गए अपन। 39 क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 100 किलोग्राम मास, तो मास की वैल्यू 100 किलोग्राम दे रखी है। ये 100 किलोग्राम मास ए से बी पे गिर रहा है, चेंज इन वेट पूछा है। ठीक है, अच्छा ये ग्राउंड दे रखा है। वेट का फॉर्मूला होगा बच्चों एम जी और 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। जी का फॉर्मूला होता है जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, है ना। और एक और फॉर्मूला होता था जी 1 माइनस 2 एच बाय आर, लेकिन अगर पास पास हो डिस्टेंस तो ये तो बहुत दूर है। अब बताओ हाइट की वैल्यू पहले कितनी होगी, ए पे हाइट की वैल्यू 2 आ रही होगी, तो वेट अगर मैं ए का लिखूं तो वो कितना आ जाएगा एम जी और नीचे 1 प्लस एच की जगह 2r बाय आर का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, आर से आर कैंसल, 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। तो वेट ए पे कितना आ गया भैया, एम जी यानी 100 जी बाय 9। अच्छा वेट बी की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला आएगा एम जी अपॉन 1 प्लस, ये हाइट कितनी आ जाएगी यहां से, ये हाइट मेरे को 3r बाय 2 दिख रही है, क्योंकि 2r में से r बाय 2 माइनस करूंगा तो ये हाइट 3r बाय 2, तो यहाँ 3r बाय 2 और नीचे r फॉर्मूले का उसका स्क्वायर, ये कैंसिल किया तो 1 प्लस 3 बाय 2, ठीक है ना, 3r बाय 2 आ जाएगा। इसको ऊपर ले गए अपन, 2 का स्क्वायर 4, तो ये वेट बी पे मेरे को दिख रहा है 4 mg बाय 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो m की जगह 100 भी लिख सकते हो यहाँ पे, या यहाँ पे भी mg बाय 9 लिख दिया मैंने। ये दोनों आंसर थे बच्चों, एक mg बाय 9 है, एक 4 mg बाय 25 है। तो जो चेंज आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द चेंज इन इट्स वेट, तो दोनों का डिफरेंस ले लो। एक वेट कितना है 4 बाय 25 mg और एक कितना है mg बाय 9, तो इसका आप डिफरेंस निकाल लो। वो डिफरेंस निकालोगे तो आंसर मेरे को 50 के आसपास दिख रहा है। 50 के आसपास जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 50 के आसपास आंसर, m को 100 डालोगे ना तो 25 से ये कैंसिल करोगे तो इधर 4 आ जाएगा, तो ये 160 आ गया। ठीक है, ये 160, और ये यहाँ पे 100/9 करोगे, 100/9, तो ये देखो यहाँ पे 100/9 करते तो 10 पॉइंट कुछ आता, और जी से तो 100 से बड़ा कुछ नंबर आता। ये 160 100, तो 160 100 60 और 50 के आसपास जो आंसर दिख रहा है यही आंसर है रफली, है ना, और तो कोई आंसर ही नहीं है। तो कैलकुलेशन कर लेना, बिल्कुल आसानी से आंसर अपने को ये दिख जाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रखा है पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है बच्चों आपको, ये V जो है ये पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है ax² बाय रूट एक्स प्लस बी। अपने को a² बाय बी की डायमेंशन वीमा निकालनी है बच्चों। b प्लस रूट एक्स दिया हुआ है, b में रूट एक्स तभी जुड़ सकता है, b प्लस रूट एक्स दिया हुआ है जब b को भी तुम रूट एक्स डायमेंशन में मान लो, यानी l की पावर 1/2, ये तो b की डायमेंशन डायरेक्टली आ गई। बच्चों ये बताओ मेरे को, ये v पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी होती है ml2t - 2, कैसे, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², m
और वी स्क्वायर मतलब एल टू टी माइनस टू। बच्चों ए का पता नहीं है मेरे को, एक्स स्क्वायर को एल का स्क्वायर लिख देता हूं और नीचे भी एल की पावर 1/2 है, तो ए की डायमेंशन, ए की विमा आ जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। ये L2 और नीचे L की पावर 1/2 वो हो जाएगा L की पावर 3/2, नीचे आके L की पावर 3/2। L की पावर 3/2 ऊपर गया तो आ जाएगा M L की पावर 1/2 T की पावर -2। ये A आ गया भैया, A ये आ गई है A। इसको B, अच्छा A स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा वो, M स्क्वायर L और T की पावर -4। ये मैंने A स्क्वायर लिख दिया, देखो A स्क्वायर, ये क्या है A स्क्वायर। इसको B से डिवाइड करना है, B मतलब L की पावर 1/2। अब L की पावर 1/2 से अगर इसे डिवाइड करूंगा मैं तो केवल ये L की पावर 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, ये L और नीचे L की पावर 1/2, तो ऊपर भी कितना बाकी रह जाएगा L की पावर 1/2। आंसर है M2 L की पावर 1/2 T की पावर -4। आंसर है इसका थर्ड, तो 40 का आंसर थर्ड आ जाएगा बेटा जी, ठीक है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 के आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं बच्चों। 41 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, ये रहा 41 नंबर का क्वेश्चन। ये आपको अब शायद थोड़ा छोटा दिख रहा हो, लेकिन पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पर वो दिखने लग जाएगा। बताइए, 2 डायमेंशन दिया हुआ है, आर की वैल्यू आपको दी गई है I + 2j A cos ओमेगा टी। बच्चों आपको पाथ वगैरह बताना है कैसा होगा। पाथ कैसे लिख सकते हो आप बताओ। यहाँ पे x मतलब आई कैप में दिख रहा है A cos ओमेगा टी। आई कैप में क्या दिखता है, आई कैप को मल्टीप्लाई करता है इससे। बच्चों y में क्या दिखता है, y में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2A cos ओमेगा टी। बच्चों दोनों का रेशियो ले लो, x/y 1/2 दिख रहा है, x = y/2। बच्चों y = 2x। पाथ स्ट्रेट लाइन है, इसका पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो पैराबोलिक और इलिप्स तो गलत हो गया। अब स्ट्रेट लाइन में पीरियोडिक और सिंपल हार्मोनिक मोशन ये अपने से बोला है। वैसे तो ऑप्शन अगर मैं देखूं ए और बी गलत हो गया है ना, तो ये गलत ये गलत ये गलत, मतलब आंसर फोर्थ ही आने वाला है। ए और बी तो डायरेक्टली गलत हो गया, वो भी आप प्रूफ कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो जरा। तो वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये तो कांस्टेंट है I + 2j A कांस्टेंट है, कॉस का कितना हो जाएगा -sin ओमेगा टी इंटू ओमेगा। और एक्सिलरेशन अगर निकालोगे तो एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे, -I + 2j और A ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर को, साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। क्या ये एक्सेलरेशन तुम्हें -ओमेगा² x नहीं दिख रहा क्या, क्योंकि ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये cos, ये दोनों टर्म मिलके क्या बना लेंगी x, मतलब r या x कुछ भी बोल दो उसे आप। A = -ओमेगा² x मतलब SHM हो रहा है, SHM है तो पीरियोडिक तो होगा ही होगा। तो 41 का आंसर भी बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। चलिए 41 नंबर के क्वेश्चन के बाद 42 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये आप 42 नंबर का क्वेश्चन वो देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, क्वेश्चन नंबर 42, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0, ये अनपोलराइज्ड लाइट है I0, ये पोलराइड A पे आई। बच्चों अनपोलराइज्ड लाइट A पे आएगी तो ये जो I1 इंटेंसिटी, वो I1 इंटेंसिटी डायरेक्ट अनपोलराइज्ड लाइट गुजरी तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, I0/2 मिल जाएगी I1 की वैल्यू। अब ये पास हुई B से जो 60 डिग्री पर है, फॉर्मूला लगाओ, I की वैल्यू I0 cos स्क्वायर 60। अब cos 60 हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर 1/4 होता है, 1/4 यानी I0/8। यहां पे इंटेंसिटी I0/8 आ जाएगी। और फिर ये B से पास हुई तो अब नई इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, I0/8 cos स्क्वायर 45। cos स्क्वायर 45 1/√2 का भी स्क्वायर करोगे यानी I0/16। I0/16 ये हमारा 42 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन, बहुत बड़ा सवाल, एक्चुअली स्टेटमेंट है। बताना है आपको, क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। बोला है स्लो न्यूट्रॉन कैन कॉज
फिजन ऑफ यूरेनियम 235 देन फास्ट न्यूट्रॉन। बच्चों बिल्कुल सही है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं ना वो तो एस्केप ही कर जाते हैं, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हम तभी तो मंदक या मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हो क्या? तो वो जो मंदक हम इस्तेमाल करते हैं हैवी वाटर वगैरह, तो वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि न्यूट्रॉन्स स्लो डाउन हो जाए ताकि फिजन हो पाए। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अल्फा आर हीलियम न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही है बच्चों, 2He4 को ही अपन बोलते हैं, है ना, अल्फा ही हीलियम न्यूक्लियस है। बीटा, बीटा क्या होते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। बीटा को हम क्या मानते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन मानते हैं, बिल्कुल सही कहा हुआ है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। एबीसी, एबीसी सही है ना, तो ऐसा ऑप्शन ही एक है, एबीसीडी वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर तो फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। वैसे आगे क्या बोला हुआ है? गामा आर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लार्जर देन एक्सरेज। गामा आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों गामा जो होती है उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है ईएम वेव में। एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ होता है। एनर्जी गामा की मैक्सिमम होती है तो लैम्डा उनका सबसे कम होता है। इसने बोल रखा है गामा का लैम्डा ज़्यादा होता है, वो तो गलत हो गया भाई बात, ठीक है ना। ये दूसरा सवाल आ गया इसी पेपर में, ईएम वेव स्पेक्ट्रम पे, पहले भी आया था इसी पेपर में। तो नीट वाले एक ही पेपर में क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, इसलिए पेपर आसान आएगा, अच्छे से फोड़ के आइए। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ गए अपन बढ़ गए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 44 ने? ω1, ω2, ω3 आर एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। बताओ, एंगुलर स्पीड होती है 2π/t टाइम पीरियड। ω1 को 2π/60 बोल रहा हूं मैं। बताओ सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड जो होता है वो एक चक्कर करने में, जो घड़ी का सेकेंड हैंड होता है वो 1 मिनट में एक चक्कर कर लेगा, मतलब 60 सेकेंड। मिनट हैंड, मिनट हैंड 1 घंटे में एक चक्कर कर पाता है शायद। 1 घंटे में टाइम पीरियड 2π/60 × 60 लिख दिया भाई से, है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं? ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t होता है, वो यूज कर रहा हूं, टी टाइम पीरियड। आवर एंड 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, तो ω3 की वैल्यू आनी चाहिए 2π/60 मिनट 60 सेकेंड। ये 1 घंटे हुए और ऐसे 12 घंटे लगेंगे। ये ω1, ω2, ω3 आ गया। अब आगे क्या बोला है? x1, x2, x3 बी देयर एंगुलर डिस्टेंस। बच्चों डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हो। अब एंगुलर डिस्टेंस चाहिए तो एंगुलर स्पीड इंटू टाइम लिख देना। टाइम इसने दे रखा है। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x1 की वैल्यू आ जाएगी ω1 × t1, टाइम है 1 मिनट, तो ω1 कितना है? 2π/60 × 60, यानी x1 की वैल्यू आ गई 2π। अच्छा x2 कितना आ जाएगा? x2 भी आपसे बोला हुआ है वही ω × t ना, एंगुलर डिस्टेंस, तो ω 2π/60 × 60, ये तो ω या इंटू टी की वैल्यू 60 सेकेंड, यानी ये कितना आ गया? 2π/60। और ω3 को जब t से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, t मतलब इसी को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2π/60 × 12, ये आ जाएगी। तो अब इसमें बोला हुआ है कि कौन सा वैल्यू सेम आएगी, बताइए। ये ω1/x1 अगर मैं करता पहले ऑप्शन से, ω1/x1, तो ω1/x1 अगर मैं करूँ ना तो 1/60 आ रही है। ω1/x1 की वैल्यू 1/60 आ रही है ना, ω1 डिवाइडेड बाय 2π, ω1/x1। ऐसी ω2/x2 अगर कर रहा हूँ, ω2/x2, x2 की वैल्यू कितनी है? 2π/60, तो ये भी भाई 1/60 दिख रहा है, ये भी 1/60 दिख रहा है, और इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तब भी मेरे को 1/60 दिख रहा है, यानी फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन भाई सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, ओमेगा और एक्स जो भी वैल्यूज है उनको यूज करो, आंसर वगैरह बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन आ गया बच्चों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट का m दिया हुआ है, तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ है, उसको m × l मान लेता हूं, मतलब ये लेंथ मैंने l मान ली। अब इसको बेंड कर दिया, ताकि इसने सेंटर पर कितना एंगल बना लिया? 60 डिग्री। सेंटर पर एंगल कितना बना लिया इसने? 60 डिग्री इसने सेंटर पर एंगल बना लिया। अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? अब बच्चों बताओ, ये रेडियस आ रहे हैं, ये रेडियस आ रहे हैं, अगर ये इसको मैं जोड़ दूं तो ये दोनों एंगल भी बराबर, मतलब 60 डिग्री होना चाहिए, तो ये रेडियस भी कितनी हो जाएगी? r ही हो जाएगी। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट m × r आ गया भैया, नया मैग्नेटिक मोमेंट आ गया m × r।
अब बताओ 60 डिग्री कितनी लेंथ होती है? 2πr/6। 60 डिग्री 360 का कितना पार्ट होता है? 60 डिग्री 360 का कितना पार्ट होता है? 1/6 पार्ट होता है। तो ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी? 1/6। और ये लेंथ एल दे रखी है। आर की जगह तुम क्या लिख सकते हो? आर की जगह तुम क्या लिख सकते हो? 3 उधर चला जाएगा, 3l/पाई। तो आंसर आ गया m इंटू 3l/पाई। m इंटू एल को तुम कैपिटल M लिख देते, 3m/पाई। आंसर आ जाता फर्स्ट। खूब बार कॉपीज में कराते हैं हम ये सारा, हम तो फॉर्मूले भी लिखवा देते हैं। इसके नहीं पता हो तो जैसे मैंने बताया m इंटू एल, वो कैपिटल M का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जब इसे बेंड कर दिया तो दोनों पोल्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r हो जाएगी। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट वो m इंटू पोल्स के बीच की डिस्टेंस r हो जाएगी। r निकाल लेना ज्योमेट्री से, आंसर आ जाएगा। चलिए 46 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर के क्वेश्चन ने बोला है कि सर्किट शोज स्ट्रेट वायर ए बी 40 सेंटीमीटर का है ए बी, इन ऑर्डर टू गेट 0 गैल्वेनोमीटर जी फ्री एंड फ्रॉम बी, ये बताना है तुम्हें बच्चों। तो ये तो मीटर ब्रिज में क्या होता था, 8/, अगर ये डिस्टेंस को मैं x मान लूँ, अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम ए बी चाहिए ना, तो इसको x मान लो और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 40 - x। तो बताओ x/40 - x इक्वल्स टू 12/x। डायरेक्टली R1/L1 और R2/L2 लगा दो, 4 से कैंसिल करो, 4 2 जा, 4 से कैंसिल करो, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इक्वल्स टू 120 - 3x। यहाँ से 5x बराबर 120 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 5 2 जा यानी 24, यानी कि 46 का आंसर बेटा जी वो 4th आ जाना चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, यूज कर लो कि किस किस तरीके से आंसर दिए गए हैं। चलिए 47th क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आ गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ पॉली एटॉमिक गैस के बारे में पूछा गया बच्चों। पॉली एटॉमिक गैस, अभी जो पॉली एटॉमिक गैस होती है ना, इसमें 3 तो पॉली एटॉमिक गैस है ना, तो पॉली एटॉमिक गैस को नॉन लीनियर मानेंगे अपन। पॉली एटॉमिक गैस को क्या मानेंगे? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में 3 तो ट्रांसलेशन की डिग्री होती है, 3 रोटेशन की डिग्री होती है, और मान लीजिए वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम F होती। बताओ टोटल एनर्जी कितनी होती है? एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ट्रांसलेशनल की हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी मिलती है? KT/2। रोटेशन की हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी मिलती है? KT/2। लेकिन वाइब्रेशन की हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी देती है? KT। तो टोटल एनर्जी अगर आप लिखते हैं तो 3 टाइम्स KT/2, ये ट्रांसलेशन के कारण, 3 टाइम्स KT/2 ये रोटेशन के कारण, और F टाइम्स KT ये किसके कारण आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारे पास किसके कारण? मतलब वाइब्रेशन के कारण। चलो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया ताकि मैं इसमें KT/2 कॉमन ले सकूं। KT/2 अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ पे बचा क्या? KT/2 मैंने कॉमन ले लिया, पहले ब्रैकेट में 3 बाकी, दूसरे ब्रैकेट में 3 बाकी, 3 और 3 मतलब 6 आ गया, और इधर कितना आ गया? इधर आ गया 2F, यानी कि U एनर्जी कितनी आ गई? एनर्जी आ गई KT, और ये आ जाएगी 3 + F। अब ये बताओ एनर्जी का फॉर्मूला जो होता था उससे तुम यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो, CV की वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या यहां से CV की वैल्यू 3 + F × R ये लिख सकते हो क्या? ये 3 + F NCVT, N की वैल्यू तो 1 हो गई, CV × T, तो मॉलिक्यूल से तो 3 + F × K आ रहा है, और मोल्स के लिए 3 + F × R हो जाएगा। मतलब यहाँ से CV की वैल्यू जो है ना, CV की वैल्यू ये मैं हटा देता हूँ, CV की वैल्यू ये अपन ने लिख दी है, CV की वैल्यू वो आ जाएगी अपने पास कितनी? CV इसकी वैल्यू अपने पास आने वाली है, ये जो बताई जा रही है CV की वैल्यू 3 + F × R, ठीक है ना। डायरेक्टली कंपेयर कर लेना कि U से एनर्जी से हमें क्या मिलता था? CV वगैरह मिलता था, एनर्जी से हमें मिलता था CV, और अगर एनर्जी से हमें CV मिलता था तो CV से हम F भी निकाल सकते हैं, FR/2 वगैरह, ठीक है ना। तो वहाँ से हमें पता लग गया ये 3 + F जो है ना, 3 + F × R ये CV आ जाएगा। CP इसमें एक R और जोड़ोगे
तो वो 4 प्लस एफ इंटू आर आ जाएगा, सी वी प्लस आर सी पी। तो ये सी पी की वैल्यू आ गई। और सी पी बाई सी वी गामा होता है ना, तो गामा की वैल्यू यहाँ से तुम कितनी लग सकते हो, सी पी बाई सी वी मतलब 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ। अच्छा सवाल बन गया ये तो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एफ की वैल्यू आ जाएगी, गामा इंटू 3 प्लस गामा इंटू एफ बराबर 4 प्लस एफ। तुम्हें एफ की वैल्यू चाहिए तो 3 गामा माइनस 4 और बराबर ये एफ इधर आ गया तो 1 माइनस गामा, और नीचे 1 माइनस गामा आ जाएगा। अगर ये 1 माइनस गामा नीचे आ गया तो एफ की वैल्यू आ गई 3 गामा माइनस 4 अपॉन 1 माइनस गामा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना बच्चों। थर्ड आंसर दिख रहा है इसका मेरे को, थर्ड आंसर। ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर कितना बन जाएगा, 4 माइनस 3 गामा, और नीचे कितना दिख जाएगा, गामा माइनस 1। तो याद करना है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन कहता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी मिलेगी, KT/2। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशन को, और वाइब्रेशन को कितनी मिलेगी, KT मिलेगी। उसको यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए 48 क्वेश्चन पे आगे बच्चों। 48 क्वेश्चन में वाई पूछा है बच्चों। ये एंड गेट है तो A डॉट ए आएगा, उसके ऊपर बार लगा दिया तो इधर A बार बन गया। इधर ये B डॉट बी आता, B डॉट बी के ऊपर बार लगा दिया, ये B बार बन गया। बताओ ये एंड गेट मतलब A बार डॉट B बार, उसके ऊपर एक और नॉट लगा दिया, एक और नॉट लगा दिया। डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ, A बार के ऊपर बार तो A ही रह जाएगा, डॉट के ऊपर बार प्लस B बार के ऊपर बार B, A प्लस B। 48 का आंसर थर्ड आ जाएगा बेटा जी, 48 का आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, 48 के बाद ये जरा क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं अपन बच्चों। 49 ये क्वेश्चन अपने को जो दिया गया है, ये रहा क्वेश्चन। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट डिक्रीजेज बच्चों, Q की वैल्यू दे रखी है Q नॉट E की पावर माइनस RT/2L। आपको बताना है कि टाइम इन विच चार्ज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस टू 0.5। बच्चों ये बताना चार्ज हाफ कब हो जाएगा। हाफ लाइफ तुम्हें याद है क्या, रेडियो एक्टिविटी में भी बताते थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी थी, N इक्वल्स टू N नॉट E की पावर माइनस लैम्डा T। हम तो रेडियो एक्टिविटी में ये फॉर्मूला था, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताते थे ln2/λ। तो T के साथ जो भी लिखा होता था वो लैम्डा है। यहाँ पे T के साथ क्या लिखा हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन क्या है, Q इक्वल्स टू Q नॉट E की पावर माइनस R/2L इंटू T। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, R/2L। तो तुम डायरेक्टली लिख लो, T हाफ का फॉर्मूला कितना आएगा, ln2 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की जगह R और 2L ऊपर आ जाएगा 2L। अब सारी वैल्यूज दे रखी है तुम्हें। ln2 की वैल्यू अगले ने प्रेम से 0.693 दे रखी है, 0.693 लिख लेना ln2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय L। L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 मिली मतलब 10 की पावर माइनस 3, और नीचे R दिया हुआ है 1.5, तो ये 1.5 आ जाएगा। मिली मतलब 10 की पावर माइनस 3 था इधर। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये आंसर मेरे को 11 के आसपास दिख रहा है। ये 3/2 है ना, 1.5 ये 0.7 है, तो ये 1.5 को तो मैं तो 3/2 लिखता, ये 2 ऊपर चला जाता 4, और ये 12 भी 3 से कैंसिल होता है, 16 इंटू 0.7 दिख रहा है। 16 इंटू 0.7 करोगे तो 16 इंटू 0.7 तो एक्चुअली 8 से तो बड़ा ही आएगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 11, और मिली का मिली तो था ही, इसलिए 49 का आंसर मैंने क्या बोल रखा है, सेकेंड। ठीक है, चलिए लास्ट 50वें नंबर में आपसे बोला गया है स्टडी स्टेट करंट। बच्चों स्टडी स्टेट में कैपेसिटर टूट जाता है तो यहाँ करंट नहीं जाएगा, तो बच्चों V बराबर I, R की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि करंट इस पूरे सर्किट में घूमेगा तो 3 और 2 सीरीज में, और यहाँ से I की वैल्यू 2 एम्पियर, यानी कि थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो नीट 2024 का री पेपर जो था वो भी डिस्कस कर लिया है, मेन पेपर जो था हुआ था वो है ही। अच्छे से पढ़िए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।